गोपी, 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 जी साहब, गोपी, आया साहब। कहां थे तुम? तुम्हें पता है ना कि रोज रात को खाना खाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती। जी सर, जल्दी लेकर आ। कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है दीपक? तुम्हें पता है ना कि गुस्सा करते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दीपक, कल सुबह इगतपुरी जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। माँ डार्लिंग, मूड तो हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, तो मूड तो वहां जाकर बन ही जाएगा। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे यही तो उम्र है रोमांटिक होने की। गोपी, गोपी। जी मैम साहब। गोपी, चाय के साथ थोड़ी सी बिस्किट भी ले आना। जी मैम साहब। शादी की है मैंने तुमसे, कोई भगा के थोड़ी लाया हूं। हटो हटो, छोड़ो। गोपी, तुम्हारी इलायची वाली चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, और तुम्हारी जैसी चाय ना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ए सुनो, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। कल सुबह में जल्दी उठा देना, हमें 6 बजे निकलना है। जी सर। जाओ। दीपक, हेमा, दीपक, दीपक, दीपक रेडी? नहीं साहब, अभी तक तो वो लोग सो रहे हैं। क्या? हमें 6 बजे बुला के खुद सो रहा है? दीपक, दीपक, क्या हुआ? कुछ जलने की बू आ रही है ना? मुझे भी आ रही है। तब आओ देखते। दीपक, सर, जरा उस सर्वेंट गोपी को बुलाओ। सर। गोपी, इधर आओ। सुनो, जरा अंदर चलो। सर। गोपी, कल रात जब यहाँ पे आग लगी तब तुम कहाँ थे? सर, अपने कमरे में सो रहा था। तुम सो रहे थे? तुम्हारे साहब और मेम साहब यहाँ पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और तुम खर्राटे मार रहे थे। ऐसी कौन सी नींद है तुम्हारी जो इनके चीखने पे या आग के धुएं से नहीं खुली? अरे नहीं सर, हमारा कमरा वहाँ नीचे है ना, वहाँ धुआं नहीं पहुंचा इसलिए। मगर चीखे तो पहुंची होंगी ना?
कान में रुई डाल के सो रहे थे क्या? अरे नहीं सब चिकन नहीं सुनाई थी, नहीं भाग के ना अपने साहब को बचाता ना, वो तो थोड़ी सी पी ली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम शराब के नशे में नहीं होते तो शायद तुम्हारे साहब और मेम साहब आज जिंदा होते। अच्छा कल रात यहाँ पे और कौन कौन था? नहीं नहीं कोई और नहीं था, हम सिर्फ 3 लोग थे यहाँ पे। आखिरी बार कब मिले तुम अपने साहब और मेम साहब को? रात के 10:30 बजे साहब और मेम साहब को चाय पीने की आदत थी ना, सोने से पहले चाय पीते थे। मैं चाय देने आया था तभी देखा। उस वक्त उन दोनों में क्या बातें हो रही? किसी बात से परेशान थे? ना ना बिल्कुल नहीं, वो तो आपस में मजाक कर रहे थे, जैसे शादी के नए जोड़े होते हैं वैसे ही बिल्कुल मजाक कर रहे थे। और मेम साहब ने तो मेरी तारीफ भी की थी, तुझसे चाय इलायची की चाय दुनिया में कोई नहीं बना। मुझे क्या पता था वो चाय उनकी जिंदगी की आखिरी चाय हो जाएगी। कमाल है, इस कमरे में आग लगी पर पलंग और गद्दे के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं जला। पर सर जब दीपक और हेमा आग में जल रहे थे वो चुपचाप सोते रहे, वो चीखे क्यों नहीं, चिल्लाए क्यों नहीं, यहाँ से भागे क्यों नहीं? पर कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दोनों को मार के बेड पे सुला दिया और बाद में आग लगा दी? अब ये तो डॉक्टर सालों के ही बताएंगे कि मार के सुलाया है या सुला के मारा है। हाँ अभिजीत भाई, तुम लोगों का अंदाजा एकदम सही था। ये दीपक और हेमा वाकई इस हालत में नहीं थे कि अपने आप को आग से बचा सके। मतलब दोनों जख्मी थे? नहीं ब्रेडी, जख्मी तो कतई नहीं थे, क्योंकि ना तो इन दोनों के शरीर पर गोली का निशान था, ना किसी चाकू का निशान था, और ना ही किसी और तरीके की चोट का निशान था। तो फिर इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? गैरी हैथर की वजह से। गैरी हैथर? ये क्या है डॉक्टर साहब? पूर्वी एक किस्म का केमिकल होता है जो अधिकतर एनेस्थीसिया या बेहोश करने की दवाइयों में मिलाया जाता है, और वही गैरी हैथर मुझे इन लोगों की चाय में मिला। ओह, तो जब आग लगी थी तो दोनों बेहोश थे? बिल्कुल, इसलिए बेचारे ना तो चिल्ला सके और ना ही भाग सके। हाँ आओ बताता हूं। ये देखो, टेबल लैंप के इस वायर को शॉर्ट किया गया। अब जैसे ही ये टेबल लैंप जला होगा, ये वायर धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ और इतना गर्म हो गया होगा कि इसमें स्पार्क हुआ होगा, और उस स्पार्क की वजह से आग लग गई होगी। ओह, तो आग इससे लगी? ये तो तुम लोग पता करो। आग कैसे भी लगी हो डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो पक्का है कि दोनों का खून हुआ है। एक मर्डर है। खूनी को मालूम था कि दोनों रात में सोने से पहले चाय पीते, इसलिए चाय में उसने बेहोशी की दवा मिला दी और दोनों को बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सर घर का नौकर गोपी कह रहा था कि रात को 10:30 बजे चाय देने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया था। रात को मेन गेट उसी ने बंद किया और फिर सुबह उसी ने खोला। सर तो कहीं ये सब गोपी ने तो नहीं किया? हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये काम अकेले गोपी के बस का नहीं है, कोई और भी है जो इसके साथ मिला हुआ है। पहले एक काम करते हैं, दीपक और हेमा इनकी पूरी डिटेल्स निकालते हैं। जी हाँ, वो सारी डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। थैंक यू सर। ये रही दीपक की जन्म कुंडली। वेरी गुड। पिछले 6 महीनों में उस पर 2 बार हमला हो चुका है, पर किस्मत से वो दोनों बार बच निकला। और दोनों बार जब इस पे हमला हुआ तो ये मीटिंग के लिए अकेला जा रहा था। सर अगर ये कोई बिजनेस से रिलेटेड दुश्मनी होती
फिर तो उसे दीपक के पार्टनर मनीष को भी अपना निशाना बनाना चाहिए, सिर्फ दीपक ही क्यों? वही तो हैरानी की बात है सर, ये दीपक और मनीष हमेशा साथ साथ जाते थे मीटिंग करने के लिए, पर जिन 2 दिनों में दीपक पे हमला हुआ 7 मार्च और 14 मई को, तब मनीष उसके साथ नहीं था। मनीष कैसे साथ होता? दीपक की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा मनीष को, और दीपक के घर बिना रोक टोक कौन आ जा सकता है? मनीष। दीपक सोने से पहले चाय पीता था, यह बात किसको मालूम होगी? गोपी और मनीष को। सर दीपक मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त था, दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा था। अगर दीपक तुम्हें इतना ही प्यारा था तो उसका खून क्यों करवाया तुमने? क्या कह रहे हैं? मैं दीपक को क्यों मरवाऊंगा? 7 मार्च और 14 मई को जब दीपक मीटिंग्स के लिए जा रहा था, तब उस पे जानलेवा हमले हुए थे या नहीं? जी हुए थे। और दीपक के साथ तुम हर मीटिंग में जाया करते थे। जी। तो फिर इन 2 मीटिंग्स में तुम दीपक के साथ क्यों नहीं गए? शायद मेरी किस्मत अच्छी रही। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं, बल्कि ये दोनों हमले तुम्हें करवाए। लेकिन सर मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? क्योंकि दीपक के मरने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होने वाला, ये सारा बिजनेस तुम्हें मिल जाता, तुम इसके अकेले मालिक बन जाते। वो तो दीपक नहीं मरता तब भी मैं मालिक बन जाता। क्या मतलब? देखिए, दीपक इस बिजनेस से परेशान हो चुका था और उसने ये बिजनेस छोड़ने का फैसला कर लिया था। क्यों? आइए मेरे साथ। दीपक बिजनेस इनकी वजह से छोड़ रहा था। ये तो धमकी भरी चिट्ठियां है। ये चिट्ठियां कौन भेजता था? पता नहीं सर, है कोई गुंडा जो हर महीने हमसे 5 लाख रुपए मांगता था और कहता था अगर पैसे नहीं दोगे तो 5 लाख टुकड़े कर दूंगा। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं सर, दीपक इन चीजों की परवाह नहीं करता था और वो इस दादागिरी के सख्त खिलाफ था, और मुझे भी वो पैसे देने से मना करता था। ये चिट्ठियां आती कैसे थी? कभी गाड़ी के कांच पर लगी हुई मिलती थी तो कभी ऑफिस के दरवाजे के नीचे मिलती थी। अरे साहब, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? साहब की चाय में बेहोशी की दवा क्यों मिलाऊंगा आखिर में? ताकि दीपक और हेमा सोते रहे, कमरे में लगी आग से वो खुद को बचा ना पाए। इतनी घिनौनी हरकत तुम सपने में भी नहीं कर सकते। और साहब के साथ नमक हरामी करने से पहले हम अपनी जान न दे देते। समझ कर रखे आप लोग। देख, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, और सच तो ये है थोड़े से पैसे के चक्कर में तेरा ईमान टकमका गया। तूने अपने साहब और मेरे साहब की जान ले ली, समझा? अरे झूठे साहब, ये झूठे। किसने दिए थे तुम्हें पैसे ये सब करने के लिए? बताओ। किसी ने नहीं दिए सब। तो फिर तुमने चाय में वो नशे की दवाई क्यों मिलाई? हाँ, लैम्प के साथ छेड़खानी क्यों की तुमने? बोलो, शॉर्ट सर्किट क्यों किया? उस लैम्प को मैं क्या छूंगा? मैं कैसे छेड़खानी कर सकता हूँ उसको? मुझे तो वो बाथरूम का जो पानी गर्म करने वाला होता वो भी चलाना नहीं आता, तो इसको क्या छूंगा सर? इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते, दीपक, हेमा और तुम, जिनमें से 2 मर चुके हैं, तो बचे सिर्फ तुम। नहीं, कल एक आदमी और आया था, उसने लैब के साथ छेड़खानी की होगी, उसने छुआ होगा। कौन आया था? वो बिजली वाली दुकान में जो होता है ना, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिशियन वाला। हाँ, इलेक्ट्रिशियन। कितने बजे आया था? 7-7:30 बजे। किस लिए आया था? वो बोला था कि हाँ, साहब के कमरे का एसी ठीक करना। अच्छा, तुमने बुलाया था उसे? नहीं, मैंने नहीं बुलाया था। तो फिर किसने बुलाया? साहब ने बुलाया होगा। तुमने उसे यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? नहीं साहब, वो उस समय तुम्हें किचन में था, कब चला गया पता ही नहीं चला। इसका मतलब सर वो इसी घर में कहीं छुपा हुआ था। हाँ, और उसी ने मौका मिलते चाय में नशीली दवाई मिलाई और स्लैम का शॉर्ट सर्किट कर दिया। मिल गया। 59 गीता मार्ग, बलवंत नगर। हाँ सर, इस एड्रेस पर कल हमारा इलेक्ट्रिशियन भोपाल गया था सर। गोपाल को बुलाओ। मगर आज तो काम पर आया नहीं सर। तो फोन करके जल्दी बुलाओ उसे, जरूरी बात करनी है। सर मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। बेचारा? कोई बेचारा नहीं है वो, 2 फोन किए उसने। क्या?
खून सर, मैंने तो उसे 3 दिन पहले काम पर रखा था सर। इस चक्कर में मैं तो नहीं फंस जाऊंगा ना? उम्मीद करो कि ये गोपाल जल्दी मिल जाए, वरना फंस भी सकते हो। तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो वोटो है? वाह, बिना फोटो या बिना आई कार्ड के तुमने किसी को भी ऐसे ही काम पे रख लिया? नहीं सर, मैंने तो आईडी कार्ड मांगा था। उसने कहा कि गांव में भूल गया हूँ, अगले हफ्ते उसका भाई आया तो लेके आएगा। उसका चेहरा तो याद है ना तुम्हें? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह। उसका स्केच बनवाओ हमारे लिए, पता तो चले ये गोपाल कहां कहां शॉर्ट सर्किट करता फिर रहा है। सर उस इलेक्ट्रिशियन ने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की दीपक और हेमा को मारने। सर ना सिर्फ उसने उनके लैम्प के तार के साथ छेड़खानी की, बल्कि उनके चाय में बेहोशी की दवा भी मिला दी। मुझे तो लगता है कि एसी ठीक करने के बाद भी वो घर से गया ही नहीं होगा, वहीं पे कहीं छुप के बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कि कब वो दोनों वापस आएंगे और कब वो उनकी चाय में वो बेहोशी की दवा मिलाएगा। पर यह बात तो सिर्फ दीपक का नौकर गोपी ही जानता था कि उन दोनों को रात में चाय पीने की आदत है। सर मुझे तो लगता है ये गोपी भी इस जुर्म में शामिल है, क्योंकि सर बिना किसी अंदर वाले की मदद के ये गुनाह कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है सर। गुनाह किसी अंदर वाले ने किया है या किसी बाहर वाले की मदद से किया गया है, ये तो स्केच की पहचान होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ श्रेया, अच्छा उस इलेक्ट्रिशियन का स्केच है हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में? क्या नाम है उसका? ओके ठीक। हाँ बोलो। अच्छा ठीक। सर वो इलेक्ट्रिशियन गोपाल एक तनुज नाम का पुराना मंझा हुआ अपराधी। तनुज? और वो धमकी भरे खत, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उन पे लगे हुए इंग्लिश के निशान बताते कि वो रंगा नाम के मुजरिम थे। सर इस रंगा का भी पुराना रिकॉर्ड है, बिल्डर्स बिजनेसमैन वगैरह को धमका के पैसे लेते। तब ये तनुज रंगा के लिए काम कर रहा है। और सर रंगा ने शायद उन दोनों को इसीलिए मरवा दिया क्योंकि दीपक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन सर हम इस रंगा तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास इसका कुछ अता पता भी नहीं है। निखिल, चूहे को बिल से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हो? क्या है सर? चूहे के बिल के बाहर रोटी का टुकड़ा फेंको और आराम से बैठ के तमाशा देखो। इस रंगा नाम के चूहे को बाहर निकालने के लिए रोटी खिलाएगा मनीष, दीपक का पार्टनर मनीष। शाबाश, अच्छा हुआ जो तू खुद ब खुद आया। तेरे सिर पे रंगा का हाथ है, अब तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पूरे पैसे लाया ना? हाँ पूरे हैं, चाहे तो गिन लीजिए। हमें अपने क्लाइंट पर पूरा भरोसा होता है, तू कम पैसे देने की गलती कभी नहीं करेगा। अच्छा एक काम कर, बाहर निकल, ब्रीफ केस सड़क पे छोड़ और जा। ठीक है। निकल। सीआईडी धोखा किया उसने मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। सीआईडी के सामने धमकी देता है। विनीत, गाड़ी में से बैग निकालो। जाने दो मुझे,
रंगा नाम है मेरा, रंगा। मेरा नाम से ही पत्ते थर थर कांपते हैं। और मेरा नाम दया है। मेरा नाम सुन के मुजरिम सूखे पत्ते बन जाते हैं। साहब मुझे माफ कर दो साहब। साहब अब शेर है, मैं चूहा हूँ साहब। मेरा आपका मुकाबला है साहब। दीपक को क्यों मारा? दीपक को मैंने नहीं मारा साहब। मैं दीपक को क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि उसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसके मरने के बाद भी मुझे पैसा कहाँ मिला साहब? मैं तो छोटा मोटा गुंडा हूँ, तो छोटी मोटी धमकी देता हूँ, पैसे ऐडता हूँ साहब। खून करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता साहब। झूठ मत बोल। तू जानता था कि दीपक को मारने से बाकी बिजनेस वालों के दिलों में तुम्हारे नाम का डर बैठ जाएगा, इसलिए तुमने अपने साथी तनुज को वहां भेजा इलेक्ट्रिशियन बना के। सोच समझ के लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी तुमने खून करने की, क्यों? मगर साहब तनुज अब मेरे साथ काम नहीं करता। एक महीना हो गया उसे मेरी गैंग छोड़े हुए। तो फिर ये तनुज किसके साथ काम करता है? मुझे नहीं पता साहब। हाँ, वो कह रहा था कि वो अपनी खुद की गैंग बनाएगा साहब। कहीं इस दीपक की मौत के पीछे इस तनुज की गैंग का हाथ तो नहीं है? सर, आपने कभी कबड्डी खेली है? कबड्डी? कबड्डी? हाँ, कॉलेज के दिनों में तो बहुतों को चित किया हमने। पर ये सवाल पूछ क्यों रहे हो? कुछ मैच वैच होने वाला है क्या? अरे नहीं सर, दरअसल बात यह है कि तनुज को लेकर मेरे दिमाग में कुछ सवाल आपस में कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं, और जब तक उन सवालों के जवाब मुझे मिल नहीं जाते तब तक मेरी सांस अटकी रहेगी। अच्छा, चलो बताओ, कौन से सवाल है जो तुम्हारे पेट में उछल कूद रहे हैं? पहला सवाल तो ये कि अगर तनुज रंगा की गैंग में है ही नहीं तो फिर उसने ये जुर्म क्यों किया? ना तो दीपक के घर से पैसे चोरी हुए और ना ही उसकी तनुज के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी। दुश्मनी तनुज की नहीं फ्रेडी, किसी और की थी। कोई तो है जिसे दीपक की मौत से बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, उसने ये सब करवाया है। सर एक अजीब सी बात पता चली। हाँ? क्या बात है? सब परसों हाईवे नंबर 47 पे एक एक्सीडेंट हुआ था किसी नरेश का। उसमें भी हस्बैंड और वाइफ दोनों जलकर मर गए थे। अच्छा, उनका इस केस से कुछ लेना देना है? हाँ सर, 4 बातें एक जैसी इन दोनों केसेस में। पहली, नरेश की भी दीपक की तरह नई नई शादी हुई थी। दूसरी, नरेश और उसकी वाइफ दोनों ने खुद को आग से बचाने की कोशिश नहीं की। और तीसरी बात सर, उन दोनों की बॉडी में से भी वही कैरी हैथर नाम का केमिकल पाया गया जो इंसान को बेहोश कर देता है। और चौथी बात? चौथी और सबसे अहम बात सर, नरेश भी दीपक की तरह अमीर सक्सेसफुल बिल्डर था। बिल्डर? हाँ। है कौन ये सिर्फ बिल्डर लोगों को ही निशाना बना रहा है? इस नरेश और उसकी बीवी की बॉडीज कहाँ हैं? सर उन दोनों की बॉडीज पुलिस मॉर्ग रूम में है। एक काम करो, बॉडीज को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सर नरेश कुमार, इनके घर वालों से भी मिलना पड़ेगा। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब कि खूनी कौन होगा। मेरे बेटे की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी साहब, किसी से दुश्मनी नहीं। और आपकी बहू प्रीति की? वो बेचारी तो यहाँ ज्यादा किसी को जानती तक नहीं थी, कनाडा में ही पली बड़ी थी। तो क्या उसने शादी के बाद यही रहने का मन बना लिया था? नहीं, बल्कि नरेश ने अपना बिजनेस छोड़ के प्रीति के साथ कनाडा जाके सेटल होने का प्लान बनाया था। यानी नरेश भी अपना बिजनेस छोड़ना चाहता था, बिल्कुल दीपक की तरह। अच्छा, ये नरेश अपना बिजनेस क्यों छोड़ना चाह रहा था? कुछ मालूम है आप लोगों को? वो हमसे बिजनेस की बातें शेयर नहीं किया करता था। तो क्या पिछले कुछ दिनों में वो परेशान था या उसे किसी तरह की धमकियां मिल रही थी? धमकियों का तो पता नहीं, लेकिन कुलभूषण की वजह से वो बहुत परेशान था। कुलभूषण की वजह से? ये कुलभूषण कौन है? वो एजेंट जो मेरे बेटे को कनाडा जाने के लिए वीजा का इंतजाम कर रहा था साहब। लाखों रुपए ऐंठ लिए उसने, लेकिन वीजा नहीं दिला पाया।
ये वीजा ना दिलवा पाने पे क्या उसने आपके पैसे लौटाए? बिल्कुल नहीं, बल्कि धमकियां और देकर गया कि अगर आप दोनों सलामती चाहते तो पैसों को भूल जाओ। तो आप लोगों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी ना? लेना तो चाहता था, पर डरता था कि कहीं बहू फंस न जाए। लेकिन आपकी बहू कैसे फंस सकती? क्योंकि प्रीति ने नरेश को कुलभूषण से मिलवाया था। आपकी बहू प्रीति ने? तो क्या प्रीति कुलभूषण को पहले से जानती थी? हाँ, प्रीति कुलभूषण को बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत पहले से। और उसने कहा था कि उसकी फैमिली का वीजा कराने में भी कुलभूषण ने उसकी मदद की थी। हम आपके बेटे और बहू की फोटो देख सकते हैं? वो दूसरे वाले घर पर है साहब। मेरे बेटे नरेश की मौत के बाद मेरा वहां पर मन नहीं लगता था साहब, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर भी साहब, मैं आज शाम तक आपको फोटो भिजवा देता हूँ। थैंक्स। लगता है हमें भी कनाडा का वीजा लेना पड़ेगा इस कुलभूषण से। संभाल के भाई। भाई साहब, यहाँ का मालिक कौन है? मालिक तो आपके सामने खड़ा है। तो आप हैं कुलभूषण? कुलभूषण मेरा किराएदार था जी, आज ही दुकान खाली करके चला गया। कुलभूषण चला गया? अरे चला क्या गया जी, मैंने उसे निकाल दिया। बहुत शिकायत थी उसके खिलाफ कि वो शराफत की आड़ में बहुत गैरकानूनी काम करता है। भाई साहब, ठीक तरह से निकालिए, कभी भी आ जाएगा, कहेगा मेरा फोटो खराब कर दिया। भाई साहब, ये बताइए कि आपके पास उसकी फोटो तो होगी ना? फोटो तो मेरे पास है, और मैं आपको क्यों दिखाऊं? क्यों? देखिए, हम लोग सीआईडी से, और हमें शक है कि कुलभूषण का हाथ दीपक नाम के बिल्डर के खून में भी। वो दीपक कुमार जो 2 दिन पहले अपने घर में जलकर मर गया था? जी हम उसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट। ये वो एग्रीमेंट है जिससे दुकान को मैंने किराए पर दिया था। मैं उससे सिग्नेचर करवाने लाया था। उसका फोटो इसमें है, देखिए। ये है कुलभूषण। सर, लगता है ये दीपक भी इस कुलभूषण के चंगुल में फंस गया था, विदेश जाने के लालच में। अब दीपक के परिवार वाले ही बताएंगे इस कुलभूषण का इतिहास। आप ठीक कह रहे सर, कुलभूषण ही वो एजेंट था जो दीपक को वीजा देने वाला था। मतलब वीजा दिया नहीं दिया, पैसे भी पूरे ले लिए। जब भी हम लोग फोन करते यही कहता, आज दूंगा, कल दूंगा, यही कह के हमें बेवकूफ बनाता रहा। दीपक ने तो बोल भी दिया था कि 1 हफ्ते में वीजा बना के दे देना, नहीं तो पैसे लौटा देना, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। फिर क्या हुआ? हमने अपना बेटा खो दिया। अच्छा, अब दीपक को धमकी वाली चिट्ठियां आती थी, इसके बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? नहीं, दीपक ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा, इस कुलभूषण को कैसे जानते थे आप लोग? हम नहीं जानते थे, हमारी बहू हेमा अच्छी तरह से जानती थी, उसी ने हमें मिलवाया था। पर हेमा तो बाहर पली बड़ी है, तो वो कुलभूषण को कैसे जानती थी? मुझे नहीं मालूम। नरेश को कुलभूषण से मिलवाया उसकी बीवी प्रीति ने, और दीपक को मिलवाया हेमा ने। और सर, हेमा और प्रीति दोनों ही कुलभूषण को अच्छी तरह से जानती थी, विदेश में पली बड़ी होने के बावजूद। लगता है प्रीति और हेमा दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। हाँ बोलो। सर, ये कुलभूषण नहीं है, इसका असली नाम रणदीप है। रणदीप? ओह, ये तो पुराना पापी है। इतने सारे केसेस है इसके ऊपर, 420 के। हाँ सर, ज्यादातर घपले इसने लोगों को विदेश ले जाने का झांसा देकर किए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट वीजा दिलवाने का झूठा वादा करके ये लोगों से लाखों रुपए ऐंठता था। और इसके आखिरी 2 शिकार थे दीपक और नरेश। मगर सर, इस रणदीप ने तो कई सारे लोगों को चुना लगाया होगा, तो फिर इसने दीपक और नरेश की जान क्यों ली?
शायद उन दोनों को रणदीप की असलियत के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए रणदीप ने तनुज की मदद से दोनों को रास्ते से हटा दिया। सर इसमें यह भी लिखा है कि ये रणदीप शादियां भी करवाता था, अमीर परिवारों के लड़कों के लिए एनआरआई बहुएं भी लाता था। अच्छा, एनआरआई शादियां? ये इस रणदीप की एक और तरकीब होगी लोगों को फंसाने की। सर, लगता है ये रणदीप उन्हीं लोगों को अपने जाल में फंसाता होगा जिन्हें या तो विदेश जाने का चस्का है या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों से शादी करने का। हम अगर हेमा इस रणदीप की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? दीपक के माता पिता ने बताया था ना कि कुलभूषण हेमा को काफी सालों से जानता था। पर सर दीपक के माता पिता तो ये भी कह रहे थे कि हेमा ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है, फिर इसका इंडिया में रहने वाले 420 रणदीप से पाला कैसे पड़ गया? और नरेश के माता पिता भी कह रहे थे कि उनकी बहू प्रीति काफी सालों से कुलभूषण को जानती थी। सर, इस रणदीप ने पहले हेमा और प्रीति को अपने जाल में फंसाया और फिर उनके जरिए दीपक और नरेश को अपना शिकार बनाया। नरेश के पिता का एमएमएस, हमने उनसे प्रीति की फोटो मंगवाई थी ना, शायद वही होगा। हाँ सर, ये प्रीति है। सर ये तो हेमा है। ये इसका मतलब हेमा और प्रीति दोनों एक ही हैं। ये क्या चक्कर है? अब फोटो के अंदर घुस ही जाओगे क्या सालू के साथ? इतनी बारीकी से क्या देख रहे हो? हेमा की आंखें। नहीं तो क्या मिला कुछ आंखों में आपको? ढूंढ रहा हूं अभिजीत। मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि हेमा को हेड्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया नाम की बीमारी थी या नहीं। हेड्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? बच्चे, एक आंखों की ऐसी बीमारी होती है जिसका अगर वक्त पर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जाती रहती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। मतलब हेमा और प्रीति को ये बीमारी थी? अभिजीत, इन दोनों लाशों के ब्लड में तो मुझे इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, लेकिन इस हेमा की आंखों में मुझे इस बीमारी का जरा भी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब इन दोनों लाशों में हेमा नहीं है ना। हेमा की जगह किसी और को लाके जला दिया गया है। सर, अगर हेमा जिंदा है तो फिर वो गई कहां? और अगर ये लाश हेमा की नहीं है तो फिर है किसकी? सभी अस्पतालों से उन मरीजों की लिस्ट निकालो जिन्हें ये आंख वाली बीमारी थी, फिर देखते हैं उनमें से कौन कौन गायब है। पर आप लोगों को इस हेट्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया के मरीजों की लिस्ट चाहिए क्यों? केस सॉल्व करने के लिए। हम लोग सीआईडी से। ओह, एक मिनट। बहुत रेयर बीमारी है ये सर, बहुत कम लोगों को होती है। ये है उन मरीजों के नाम। तो कम से कम 50 नाम है। श्रेया, काम करो, मिसिंग पर्संस ब्यूरो की लिस्ट निकालो और देखो इन मरीजों में कोई है क्या। सर, आभा का नाम है इसमें। सर, गौरी का भी है। एक की उम्र 24 साल और दूसरे की 26। ये देखो, दोनों की हाइट 5 फुट 3 इंच, बिल्कुल हेमा के जितनी। और इन्हें दूर से देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये हेमा नहीं है। सर मतलब हेमा की जगह इन दोनों की लाश रखी गई। लाश? जी हाँ, लाश। हमें शक है कि आभा और गौरी, इन दोनों का खून हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ सर। भगवान इन दो मासूम बच्चियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये दोनों तो अपना इलाज कराने के लिए विदेश भी जाने वाली थी। विदेश जाने वाले थे? अब बात समझ में आई। इसका मतलब ये दोनों लड़कियां कुलभूषण से मिलने गई थी वीजा के लिए।
और जैसे ही कुलभूषण ने इन दोनों लड़कियों को देखा कि ये दोनों हेमा जैसी दिखती है, उनका काम तमाम कर दिया उसने। श्रेय, काम कर। जरा देखो इस लिस्ट में किसी का प्रोफाइल मैच करता है। सर, सर है, ये पूनम इसकी प्रोफाइल हेमा के प्रोफाइल से मैच करती है। तो इसका मतलब पूनम की जान भी खतरे में है। सर ये रहा बंगला नंबर 23। सर पूनम यही रहती है। मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं। छोड़ दो। तो रणदीप और तनुज है। ये तो पूनम को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। लगता है एक और अमीर आदमी को मारने का प्लान है। चल अंदर बैठ। जल्दी गाड़ी चला, इससे पहले को आ जाओ यहाँ पे। चल। आ जाएंगे नहीं, आ गए। विनीत, कवर करो मुझे। यस सर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं। मेरी भतीजी, वो चुन चुन कर अमीर लोगों को फंसा कर शादी करते और मैं उन्हें वीजा का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठ लेता था। और जब तुम लोगों को महसूस हुआ कि ये मुर्गी और सोने के अंडे नहीं देगी, तो तुम लोगों ने दो खून कर दिए, एक लड़के का और उन मासूम बेचारी लड़कियों का जिन्हें आंखों की बीमारी है। हाँ? ये सब रणदीप का प्लान था। मैं तो सिर्फ सुपारी लेकर खून करता हूँ। तुम्हारा अगला शिकार कौन है? और किसका करने वाला है? गौरव कौन? मशहूर बिजनेसमैन गौरव विक्रांत। वो इस वक्त हेमा से शादी कर रहा है। कहाँ है ये शादी? ये शादी कहाँ है? जिस पल का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, आज वो पल आ गया है तनिषा। तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। गलत। गलत? सबसे सही फैसला तो ब्राजील जाने का है ना गौरव? गौरव ब्राजील जाए या ना जाए, तुम जरूर जाओगी जेल।
जेल? आप लोग मेरी बीवी को जेल में डालेंगे? सिर्फ जेल में ही नहीं डालेंगे, बल्कि आपकी बीवी को बड़े सम्मान के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। तनिषा, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? तनीषा नहीं, हेमा और प्रीति। क्यों, और भी बहुत सारे नाम है ना तुम्हारे। जाने दो मुझे, ए, वरना अगले 5 सेकंड में इस कबूतर का भेजा फर्श पे पड़ा होगा। तनिषा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम मुझ पर गन डाल रही हो? अपने पति को जान से मारोगी तुम? सॉरी गौरव, वैसे भी तुम्हारी जीवन रेखा कम थी, लेकिन अब सीआईडी के आने से और कम हो गई है। 1 2 3 4 जाने दो मुझे। जाने दूं? हम जानबूझकर वही परिवार ढूंढते जिन्हें एनआरआई बहू चाहिए थी, और फिर उन परिवारों का विश्वास जीतकर उनके साथ विश्वासघात करते हो तुम लोग। मैं चाचा जी को कुलभूषण बनाकर अपने ससुराल वालों से मिलवाती और खुद एक अच्छी बहू बनने का नाटक करती रहती। शादी जैसे पवित्र बंधन का गलत इस्तेमाल करके तुमने बहुत ही भयानक गुनाह किया है। तुम्हें तो फांसी ही होगी। लग जाओ! लगता है इसको हेल्प की जरूरत है। रात को किनारे पे लो। रुक जा, रुको। बोट रखो, बोट रखो। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ। कौन है ये लोग? रुक जाओ। पीछे क्यों पड़े हैं ये? रुक जाओ। चलो। अभिजीत, उस पीछे वाले राफ्ट से पीछा करते हैं। हम लोग सीआईडी के हैं, बोट रखो। सीआईडी वाले? हम लोग सीआईडी के हैं, बोट रखो। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम बच के जा नहीं सकते। रुक जाओ।
मारना मत, रुको। आगे नहीं आना। वोट आगे लेना। मुझे नहीं मालूम। मैं तो डुबा दूंगा यही पानी में। कहाँ गए वो तीनों लोग? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कैसे गायब हो गए वो 3 लोग? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। जब देखो लोगों को लटका के रखते हो। मैं मुंह घुमा बताता हूँ। तेरा वो जो साथी तो भाग गया, क्या नाम है उसका? चंदन। चंदन किसी भी हाल में आज शाम तक आना चाहिए, समझा? आज शाम तक 3 लोग मुंबई से ऋषिकेश आए और गायब हो गए। किसी के माँ बाप, किसी की बीवी, किसी की बहन वहां उनके इंतजार में रो रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मालूम नहीं। ऐसा डांस किया तुमने कंपटीशन में? फ्रेडी एक मिनट बहुत बढ़िया डांस। एक बार थोड़ा शुरू से। यस। ये डांस देख के लगता है जैसे मुर्गे को खुजली आई हो। अब थोड़ा दूसरा वाला। हाँ? आराम से। क्या हुआ? बीवी ने मारा या धक्के मार के घर से भगा दिया तुम्हें? क्या हो रहा है इधर? काम नहीं है कुछ जो डांस का क्लास लगा कर बैठे हो? नहीं सर, फ्रेडी ने बताया कि उसने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है सर। कॉमेडी डांस में? नहीं सर, कॉमेडी नहीं, सीरियस डांस। सीरियस डांस ना फ्रेडी, सीरियस। ये अभी जो किया वो सीरियस डांस था? हाँ सर, फ्रेडी ने कहा कि उसने सीरियस डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया और सर उस कंपटीशन में 3 जज थे सर। अच्छा। और तीनों जजों ने रिजाइन कर दिया सर और माथा पीटते हुए बाहर चले गए। अच्छा, मर नहीं गए तीनों जजेस तुम्हारा डांस देखकर? कब से जानते हो ये डांस? बचपन से ऐसा ही डांस करता हूँ। अच्छा। वाइफ के सामने किया तो उसने मुझे पास कर दिया। ओह, अच्छा है, काम पे लग जाओ। सर, हमारी मदद कीजिए। एसीपी सर, प्लीज कुछ भी कीजिए। ये मेरा बेटा है, इसे ढूंढ निकालिए सर। देखिए, घबराइए मत, आपके बेटे को हम ढूंढ निकालेंगे। कुर्सी लेकर आओ। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा कौन ख्याल रखेगा? बैठिए। थैंक यू सर। अब बताइए, कब से गायब हुआ है आपका बेटा? सर, 3 दिन हुए। ऋषिकेश गया था। कल सुबह 11 बजे जब वो रिवर रैफ्टिंग के लिए जा रहा था, उस वक्त हमें फोन किया था सर। 11 बजे आपको फोन भी किया था उसने? हाँ सर। फिर सर
गंगा में रिवर राफ्टिंग करते करते गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर वहां तो 50 बोट रोज चलती है, और फिर रिवर राफ्टिंग की बोट तो कोई छोटी मोटी बोट नहीं होती। वही तो। सर पूरी की पूरी बोट गायब हो गई सर। पूरी की पूरी बोट गायब हो गई? हाँ सर। कोई फोन वगैरह आया था? 24 घंटे में ना उसने एक फोन किया और ना ही वो होटल पहुंचे। सर मुझे तो लगता है मेरे बेटे को कुछ हो गया सर। नहीं तो वो है ना सर, हर एक घंटे में हमें फोन करता रहता है सर। एक बात बताइए, क्या आपका बेटा अकेले ही गया था ऋषिकेश, या कोई दोस्त वगैरह कोई थे उसके साथ में? नहीं सर, कोई और नहीं था, अकेले गया था। अकेले गया था? सर प्लीज मदद कीजिए सर, प्लीज। कैसी मदद चाहिए बताइए? मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। एक मिनट फ्रेडी, देखिए आप शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए। क्या हुआ है आपके पति के साथ? क्या वो घर लौटे नहीं, क्या गायब हो गए? वो ऋषिकेश गए थे, बस वहां से गायब हो गए, पुलिस को भी नहीं मिल रहे। ऋषिकेश? आपके पति ऋषिकेश से गायब हुए? जी। और इनका बेटा भी ऋषिकेश से गायब हुआ है? आपका बेटा भी? हाँ। देखिए इनका बेटा भी ऋषिकेश गया था, रिवर राफ्टिंग करते हुए गायब हो गया। मेरे पति भी रिवर राफ्टिंग करने ही गए थे। क्या? कितने बजे गए थे आपके पति? 11 बजे। 11 बजे? 11 बजे? 11 बजे? दोनों लोग एक ही टाइम पे गायब? इसे देखिए, ये कुणाल है, ये भी कल ऋषिकेश से गायब हुआ है 11 बजे रिवर राफ्टिंग करते वक्त। क्या इसे कभी देखा है? क्या आप जानती हैं इसे? नहीं। या फिर आपके पति ने इनका जिक्र किया होगा, नाम लिया होगा, कभी सुना है? दो अनजान लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं, फिर भी रिवर राफ्टिंग करने गए और गायब हो गए। सर मेरा भाई अचानक गायब हो गया है सर। हम लोग लूट जाएंगे सर। वही हमारा घर चलाता है। एक मिनट आप जरा शांत हो जाइए, जरा कुर्सी लाना। शांत हो जाइए और अब बताइए, कहाँ गायब हुआ आपका भाई? ऋषिकेश से। क्या? ऋषिकेश में? क्या वो रिवर राफ्टिंग करने गया था कल सुबह 11 बजे? हाँ, आपको कैसे मालूम? माय गॉड! ये देख, इस फोटो को देखो, इसे जानती है आप? हाँ? ये कुणाल है, इनका बेटा। ये भी रिवर राफ्टिंग करने गया था कल सुबह 11 बजे ऋषिकेश। ये भी गायब है। नहीं, मेरे पति भी वहीं से उसी समय से गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो हम भी सोच रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। आप अपने भाई का फोटो दीजिए हमें, और आप अपने पति का। जी। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। 3 लोग जो एक दूसरे से कभी मिले नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, वो एक ही दिन, एक ही समय सुबह के 11 बजे ऋषिकेश जाते हैं, रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं और गायब होते हैं। ये कैसे हो सकता है? सर पूरे ऋषिकेश में बवाल मचा हुआ है कि पूरी की पूरी रात गायब हो गई है सर। ऐसा पहले कभी हुआ? मजाक कर रहे साहब, अब पूरी की पूरी रात भी कभी गायब हो सकती है। अब गंगा में एक के पीछे एक रात आती रहती है, और सामने वाली रात को कुछ हो गया तो किसी को तो दिखेगा ना। पूरी की पूरी रात भी कभी गायब हो सकती है। मैंने तो पुलिस की पूरी ड्यूटी में आज तक तो ना ऐसा देखा है और ना सुना है। तीनों एक साथ गायब हो गए? जी सर। तुम्हें मालूम है ना कि वो तीनों लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, एक साथ गायब? जी सर। उस राफ्ट के मालिक ने हल्ला नहीं मचाया? मचाया सर, बहुत रोया। हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आया था, और तभी तो पता चला हमें कि मुंबई से 3 लोग गायब हो गए हैं। तीनों के अलावा उस राफ्ट में और कोई नहीं था? एक राफ्ट में कम से कम 7 या 8 लोग तो बैठ ही सकते हैं ना? सर। तो उस राफ्ट में और लोग क्यों नहीं बैठे? तीनों को पूरी रात अपने लिए चाहिए थी सर।
कहीं ये तीनों राफ्ट लेके भाग तो नहीं गए? हाँ जी, शायद साहब। वो दुकान सामने पड़ेगी साहब। हाँ सामने, इधर से राइट लेके। ओम शांति शांति शांति। हो रही सर राफ्ट की दुकान। लीजिए साहब, ये आपकी पूजा तो हो गई। अब आपके ऊपर आए संकट टल जाएंगे और आपका धंधा भी पहले जैसा खूब अच्छा चलेगा। राजेंद्र साहब, हम मुंबई से सीआईडी वाले आए हैं। अच्छा हुआ आ गए। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक कोई टपका क्यों नहीं। हाँ, टपकने में कभी कभी देरी हो जाती है। वैसे जैसे हमें पता चला कि मुंबई से आए हुए 3 लोग यहाँ पे गायब हैं, हम लोग फौरन चले आए। वैसे इंस्पेक्टर पवन, मेरे राफ्ट का कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। और उन लोगों का, उनका क्या हुआ? तो राजेंद्र, आप पहले ये बताइए कि जो लोग आपके यहाँ पे राफ्ट लेने आए थे, वो लोग साथ में आए थे या अलग अलग? एक साथ आए थे जी। एक साथ आए थे? आपस में बात कर रहे थे? जी। मतलब वो लोग एक दूसरे को जानते थे? एकदम जानते थे। सर कमाल है, इनके घर वाले बोल रहे थे कि वो तीनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, और यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। इन तीनों में से राफ्ट की बुकिंग किसने की? किसी ने तो अपना नाम लिखवाया होगा ना? एक चौथा आदमी था। क्या? किसी चौथे आदमी ने राफ्ट की बुकिंग की थी? कौन? तंतेरा नाम का आदमी था, वही लेकर आया था उन तीनों लोगों को यहाँ। इसमें एक और आदमी शामिल है, और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बात पहले उठी नहीं, आप उन तीनों लोगों के बारे में पूछते रहे और मैं आपको बताता गया। ओह, तो ये टंटेरा पहले आया था राफ्ट की बुकिंग के लिए? हाँ सर, पहले टंटेरा आया और आप लोग तीनों यही रुकना, मैं अंदर जा जाता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा नाम तंतेरा है। हम तीनों दोस्त हैं। हम लोगों को गंगा पर रिवर राफ्टिंग करनी है। जरूर जरूर। इस रजिस्टर में आप सबकी डिटेल्स भर दीजिए, नाम, नंबर, कहाँ ठहरे हैं। भरना जरूरी है क्या? जी हाँ, कंपलसरी है। ओके। तंतेरा की रिपोर्ट दो अभी। अब पहले बताया होता तो अभी तक पकड़ नहीं लेता मैं उसको। केस निपटने दो राजेंद्र जी, तुमसे तो बाद में निपट लूंगा। 1 मिनट सर। अरे राजेंद्र जी, आपकी पूजा तो हो गई, अब मेरी दक्षिणा दे दीजिए। मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। ये लीजिए सर। कहाँ ठहरा ये? शंकर पैलेस होटल। थैंक यू। जी वेलकम। चलो। सर ये राफ्ट तो बहुत मोटी ताजी है, इसे गायब करने में बहुत मुसीबत होगी। सर ये राफ्ट तो बहुत बड़ी है, इसे छिपाने के लिए इसकी हवा निकाल के इसे फोल्ड करना पड़ा होगा। राफ्ट का तो मैं समझ सकता हूँ, तीनों को कहाँ फोल्ड कर दिया गया?
बचाओ बचाओ प्लीज बचाओ। राकेश राकेश अरे कोई जल्दी से रस्सी लेकर आओ जल्दी क्या करो जल्दी करो राकेश राकेश राकेश। बचाओ प्लीज बचाओ। अरे फेंको जल्दी से उसे फेंको फेंको खींचो बचाओ बचाओ अरे खींचो बचाओ बचाओ ये है वो होटल जहाँ पे टंटेरा ठहरा हुआ है? हाँ सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर पवन। अरे ये लोग सीआईडी से आए ना मुंबई से। सीआईडी? आपके होटल में टांटेरा नाम का एक फॉरेनर ठहरा हुआ है तो वो इंडियन ही पर बाहर से आया है। बहुत चालू आदमी है, कई लोग गायब करवा दिए उसने। अरे उसको तो हम भी खोज रहे हैं सर। क्यों? बिना पैसे दिए जो भाग गया वो। भाग गया मतलब चेकआउट कर गया? चेकआउट करता तो छोड़ते थोड़ी हम उसे, वो तो अपना सामान भी छोड़ के भाग गया। कब? सर 2 दिन हो गए। सर वो तीनों भी 2 दिन पहले ही गायब हुए हैं। सर जिस दिन से ये तीनों गायब है उस दिन से ये टांटेरा भी भागा है। सर कोई बहुत बड़ा गेम खेला है इस टांटेरा ने। हाँ, उन तीनों को राफ्ट में बिठा के न जाने कहाँ भेज दिया और अब वो खुद ना तो क्या रहा हो गया। उसका सामान कहाँ है? कमरे में ही है सर। बस आज का दिन हम और देखने वाले थे, फिर पुलिस को बुलाते। तो फिर बुलाया क्यों नहीं? हम उसका सामान देखना चाहते हैं। ठीक है। हेलो जी क्या? जी सर जी सर अभी आता हूँ सर। ये निकला और ये पहुंचा सर। ठीक 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 सर। ओके सर। क्या बात? सर राफ्ट मिली है सर और ऊपर से बह के आई है और उसमें लाश है सर। राफ्ट में लाश? हाँ जी। अब एक काम करो, डॉक्टर सालुंकी को फोन करके वहां पे बुलाओ, उनका वहां पे होना बहुत जरूरी है। तब तक हम कमरा चेक करते हैं। जी सर। मैं निकलता हूँ सर, आपको पहुंच के फोन करता हूँ। ठीक है, चलिए वो कमरा दिखाइए। आइए सर। ये है टांटेरा का रूम। इस कमरे में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है ना? नहीं सर, एक बार सफाई की थी उसके बाद हाथ नहीं लगाया। ठीक है, सामान कहाँ उसका? ये सर। सर वो सालुंकी था। सर इतने सारे बैग्स। टंटेरा ही है या नहीं यकीन नहीं होता। न जाने कितने भेष बदलता होगा।
आज टंटेरा, कल मंटेरा, परसों चंटेरा। सर, ये देखिए ड्रग्स और ये टंटेरा का पासपोर्ट। पंकज, क्या हुआ? सर, मैं अपने आप को देख के डर गया। पंकज, ये मजाक का वक्त नहीं है। 3 लोगों की जान खतरे में है। सॉरी सर। इसके शरीर पे कोई घाव का निशान नहीं है, कोई चोट नहीं लगी है। गर्दन पे गला घोटने का कोई निशान नहीं है। इसके सैंडल पे मिट्टी लगा हुआ है। ये देखो। हाँ भाई दया, क्या कर दिया गंगा के किनारे? ये देखिए। है? ये देखिए सर, सैंडल पे मिट्टी भी लगी है यहाँ पे। मिट्टी लगी है, इसका मतलब ये कहीं ऐसी जगह से भागा है जहाँ पर कीचड़ है, मड है। हाँ सर। करना पड़ेगा, इसमें लाइफ जैकेट पहनी हुई है, इसको खोलना पड़ेगा। चलिए जरा मदद करें। लाश को पलटो। यहाँ ये देखो, यहाँ गोली लगी है। पहले से गोली मारी और मरने के बाद इसे लाइफ जैकेट पहना दिया। आज छिपाई क्यों नहीं? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली लगने के बाद ये वहां से भागा होगा, उसे ये राफ्ट दिखी, राफ्ट में लाइफ जैकेट थी, पहन ली और वहां से भागने की कोशिश की? हो सकता है, हो सकता है। देखते हैं और कहाँ कहाँ चोट लगी है इसे। गया, इसे तो पैर में भी गोली लगी है। और खूनी ने एक गोली इसके पैर पे भी मार दी। और जब ये गिरा तो इसके हाथ किसी पत्थर पे टकराए, जिसकी वजह से छिल गए। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ किया तूने मेरे साथ? माँ जी, प्लीज संभालिए अपने आप। मेरा जवान बेटा मेरे से छीन लिया। क्यों मार डाला मेरे बेटे को? प्लीज हाथ मत लग। क्यों मार डाला मेरे बेटे को? मेहनत करके बेचारा 2 पैसे कमा रहा था, मार डाला मेरे बेटे को। क्या संभालूंगा अपने आप को? यही है सांप, सांप है ये, इसने मेरे बेटे को मार डाला है। ये इसी के लिए काम करता था और आज उसने मेरे बेटे को मार डाला है। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसको मैं, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी, मार डालूंगी। माँ जी छोड़िए, प्लीज ले जाइए। छोड़िए माँ जी। मिस्टर राजेंद्र, अब तक सिर्फ 3 लोग गायब थे, वे खून भी हो गया। सर, वो 3 लोग सिर्फ गायब ही नहीं है, उनकी जान को भी खतरा है। राजेंद्र जी, अब आपको और बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। जरा रात को देखते हैं। चलिए। यही वो बोट जिसमें लाश थी? यस सर। मिस्टर दया, रात में भी 2 गोलियां हैं।
ये देखिए, इस राफ्ट में 2 गोलियां मिली, पर इस आदमी को जो गोली लगी थी वो तो जंगल में चली थी, तो फिर इस राफ्ट में 2 गोलियां कैसे? भाई साहब, इस राफ्ट में 2 लोगों को गोली मारी गई है, समझे? 2 लोगों को, या फिर एक ही आदमी को 2 बार गोली मारी। मगर सर लाश कहाँ है? अरे जेब में है मेरी, बात करते हो यार। लाश को मार के फेंक दिया होगा यहाँ गंगा के पानी में। एक काम करो, जाओ ढूंढो, वहां मिलेगी ऋषिकेश में बैराज में अटकी हुई। सर, उन तीनों लोगों ने जिस जिसको फोन किए थे उन सब की लिस्ट लेकर आई। क्या पता चला? सर, उन तीनों ने आपस में करीब 7-8 बार बात की। इसका मतलब है सर, वो तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अरे एक दूसरे को जानते थे, मगर ऋषि के खाने के बाद अलग अलग होटल में थे। क्यों? हाँ सर, अलग अलग जगह पर रहे, पर राफ्टिंग करने के लिए एक ही साथ गए, एक ही राफ्ट। बस वहीं पे मारे थे। सर, मैं इन तीनों के होटल गया था, वहाँ पे मैंने एक मैनेजर का दिमाग खाया और सब लोग ने मुझे एक ही बात बताई कि ये तीनों 13 मंजिल मंदिर के बारे में पूछताछ कर रहे थे। 13 मंजिल मंदिर? हाँ सर, यहाँ का एक स्पेशल मंदिर है जहाँ पर हर मंजिल पर एक अलग देवता है। क्या ये लोग मंदिर के अंदर गए थे? नहीं सर, ऐसा पता चला है कि ये लोग मंदिर तक पहुँचे थे मगर अंदर नहीं गए। अच्छा, मंदिर तक पहुँचे मगर मंदिर के अंदर नहीं गए। हाँ सर, ये रहा 13 मंजिल मंदिर। पवन, तुम उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करो जिससे तुमने पूछताछ की थी, जल्दी। विनीत, निखिल, आसपास की दुकानों में देखो कुछ पता चलता है क्या। भाई साहब, इस आदमी को यहाँ पे देखा है? नहीं, इसको मैंने नहीं देखा साहब। नहीं सर वो मिल गया है जिससे मैंने पूछताछ की थी। अच्छा, चलो। सर, इसका नाम रामू है, इसी ने उन तीनों को देखा था। रामू, तो आप यहाँ मंदिर के बाहर जूतों और चप्पलों का ध्यान रखते हो? हाँ साहब। क्या हुआ, कहाँ देखा था तुमने? उस दिन जब वो तीनों आए थे तो मुझे लगा दर्शन के लिए आए होंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने जूते उतारे ही नहीं। वो तीनों मंदिर के बाहर ही खड़े थे? हाँ साहब, लेकिन एकदम अलग अलग खड़े थे। कहाँ खड़े थे? सर वहाँ पे। दिखाओ। सर उनमें से एक यहाँ खड़ा था। यहाँ पर? हाँ। और वो किस तरफ देख रहा था? सर उस तरफ, वहाँ पे, वहाँ देख रहा था। इस तरफ? और वो दूसरा आदमी? सर दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा था। दिखाओ। सर यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ सर। ये दोनों यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे होंगे? क्या देख रहे थे? सर वो दूसरा आदमी भी उसी तरफ देख रहा था। इस तरफ देख रहा था? सर यहाँ से वो पहले वाले की जगह दिखती है। हाँ। और तीसरा आदमी कहाँ था? तीसरा आदमी वहाँ पे था। दिखाओ। सर तीसरा आदमी यहीं पर खड़ा था, मेरी दुकान के पास। यहाँ पे? हाँ सर। तीसरा, दूसरा और पहला। अच्छा, आप इस आदमी को देखा है आसपास कहीं? सर ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। हाँ साहब, ये तो अक्सर यहाँ पे आता है और कभी कभी तो साधु के भेष में रहता है। साधु के भेष में? हाँ साहब। आज भी आएगा वो? मालूम नहीं साहब।
अरे वो क्या है साहब, वो आ रहा है ना वहां से। रुक जा। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो बहुत सारे हिसाब किताब देने। जी अरे बाहर निकल बाहर। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग मासूम लोगों को मार मार के भरता बना देते हो। हलवा बनाया कहाँ है? वो तो अब शुरू होगा। बाहर निकल तू, आजा। मैं नहीं आऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने। चल बाहर निकल। कुछ नहीं किया तूने, हैं? साधु महाराज के कपड़े पहन के घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? मेरा इस संसार से मन उब गया। मैं संन्यास लेना चाहता था। चुप पाखंडी। संसार से मन उड़ गया। संन्यास लेने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तुम जैसे लोगों को तो हम संन्यास दिलाते हैं, समझे? अंदर मत जा, अंदर सांप है। बस बैठ चुपचाप बैठ। ये बता, इन तीनों को पहचानता है? इन तीनों ने राफ्टिंग करने के लिए, और उन्हें लेकर जाने वाले थे तुम। कौन है ये? अरे दया, क्या किया तुमने? हैं? क्या किया इसके साथ? बेचारे की याददाश्त चली गई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, वो तो अब शुरू करूंगा। सर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, जब आप वापस आएंगे तो देखेंगे कि इसे सब कुछ याद आ गया होगा। हा? क्या फिर से इसे मारोगे तो? सर आप सब कुछ साफ साफ मत पूछिए, मैं दया मर जाएगा ये। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। अब सर हम लोग थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं। अच्छा हाँ याद है। सर अब बाहर मत जाइए। ये लोगों ने मार के भरता बना दिया। चल बोल। सर बहुत दिनों से मैंने ड्रग्स नहीं ली, मेरे हाथ पर कांप रहे थे सर। एक दिन एक आदमी आया, वो बोला मेरा काम कर, मैं तेरा मुंह ड्रग्स से भर दूंगा। उसने कहा इन तीनों को राफ्ट में बिठा के भेज दे, तू मत आना। मैंने वही किया, इन तीनों को राफ्ट में बिठा के भेज दिया। ये तीनों गंगा में उतर के चले गए। ले तेरे पैसे, और इस बारे में किसको बोलना नहीं। पूरे और भी कुछ काम रहेगा बताना। बड़ा मुर्गा लेके आऊंगा, बड़ा मुर्गा। कौन है वो आदमी जिसने तुमसे ये काम करवाया? नहीं मालूम। बोल। मेरे पैसे मिल गए,
और मैं वहां से चला गया। उसके बाद तुम तीनों का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। नहीं पता। और निकल, और निकल, निकल बाहर। उन दोनों के बारे में कुछ मालूम है? नाम, पता, एड्रेस कुछ जानता है उनके बारे में? नहीं। देख, उस राफ्ट चलाने वाले की लाश मिली है हमें। वो मर गया? हाँ, मर गया वो। एक बात याद रखना, उन तीनों में से किसी का भी बाल बाका हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। ड्रग्स के नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया, क्रिमिनल बना दिया सर, क्रिमिनल बना दिया। बता, इस जंगल में कौन सी जगह है जहां पर उन दोनों ने अड्डा बनाया? बताओ जल्दी। खाना बन रहा है, शिकार यही होगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।